अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे साथ बायोसाइको सोशल इंटरवेंशन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस यूनिट में हमारे साथ दो सेक्शन होंगे, जिसमें सेक्शन ए में हम बात करेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में और सेक्शन बी में हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। ठीक है, सो आज का जो यूनिट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है KMU के एग्ज़ामिनेशन के हवाले से भी और कंसेप्चुअल हवाले से भी। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जो कि हमारे साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से क्या मुराद है? कॉग्निटिव, जैसे कि आप सब दोस्तों को इसके बारे में पता होगा कि कॉग्निटिव या कॉग्निशन से मुराद वो तमाम एबिलिटीज़, वो तमाम खसूसियात जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पर हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से हम डिसीजन लेते हैं, किस तरह से हम थिंकिंग करते हैं, हमारे थॉट्स प्रोसेसेस जितने भी है और हमारे फीलिंग के जितने भी प्रोसेसेस है, जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस में आती है। ठीक है, इसके साथ साथ बिहेवियर से मुराद रवैया एंड थेरेपी मीन ट्रीटमेंट। सो ऐसे ट्रीटमेंट जिसके ज़रिए हम अपने कॉग्निटिव बिहेवियर को क्या करते हैं, उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, तो इस किस्म के थेरेपी को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ डिफिनीशन जो है वो मौजूद है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की। कहते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट दैट हेल्प्स पीपल learns how to identify and change destructive or disturbing thoughts patterns that have a negative influence on a behavior and emotions is called cognitive behavior therapy। कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट की एक किस्म है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम उन डिस्टर्बिंग थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन डिस्ट्रक्टिव थॉट्स पैटर्न को हम चेंज करते हैं, जिसकी मौजूदगी की वजह से हमारा जो बिहेवियर और इमोशन होते हैं उस पर बुरे असरात पड़ते हैं। तो ऐसे थॉट्स पैटर्न को हम क्या करते हैं, इस कॉग्निटिव बिहेवियर के ज़रिए पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पहले उसको मालूम करते हैं और मालूम करने के बाद फिर हम ऐसे ख़राब थॉट पैटर्न्स को क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। तो इसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये हमारे साथ एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें हम ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हुए हो। मतलब वो जब भी सोचते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, जब भी कोई काम करते हैं तो नेगेटिव काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की हम इस थेरेपी के ज़रिए क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और उनके जो मनफी ख्यालात होते हैं उसको जो है मुस्बत ख्यालात में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इस मनफी ख्यालात की वजह से उनका जो रवैया होता है और उनके जो इमोशन होते हैं उस पर बुरे असरात मुरतब होते हैं, पड़ते हैं। तो इस वजह से हम इस थेरेपी को यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। ये साइकोथेरेपी की एक किस्म है। ठीक है, साइकोथेरेपी से मुराद वो थेरेपी जिसमें हम साइकोलॉजिकल जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसको हम ट्रीट करते हैं, तो उसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ साइकोथेरेपी की एक किस्म है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, कोचिंग एंड रेनफोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये हमारे साथ एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने पेशेंट को टीच करते हैं, उन्हें जो है पढ़ाते हैं, उन्हें जो है सिखाते हैं। कोचिंग से मुराद उन्हें सिखाते हैं और इसके साथ साथ उनको जो है प्रेशराइज करते हैं, उनको जो है एक बात पर जोर देते हैं कि वो अपने बिहेवियर को जो है मज़बूत बनाए, अच्छे अच्छे कामों में जो है अपने आप को जो है इन्वॉल्व करे। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हेल्प्स पीपल टू आइडेंटिफाई कॉग्निटिव पैटर्न्स, thoughts and emotions that are linked with behavior। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की मदद से हम क्या करते हैं, ऐसे कॉग्निटिव पैटर्न्स, थॉट्स और इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, मालूम करते हैं, जिसका ताल्लुक जो है हमारे बिहेवियर के साथ
होता है, ठीक है। एरॉन बिक वाज अ साइको एनालिटिक साइकोथेरेपिस्ट। एरॉन बिक कौन था? एरॉन बिक जो था ये हमारे साथ एक साइको एनालिटिक साइकोथेरेपिस्ट था, ठीक है। इन अर्ली 1960 एरॉन बिक डेवलप एन अप्रोच नोन एज कॉग्निटिव थेरेपी। 1960s के शुरुआत में एरॉन बिक ने एक मॉडल को पेश किया था जिसको उसने कॉग्निटिव थेरेपी का नाम दिया था, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज रिसर्च ऑन डिप्रेशन। और ये मॉडल उसने जो है अपने एक रिसर्च के नतीजे में जो है उसको पेश किया था। मतलब वो डिप्रेशन पर रिसर्च कर रहा था कि ये डिप्रेशन किस वजह से काज होता है, कौन से रिस्क फैक्टर जो है डिप्रेशन को काज करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस रिसर्च के दौरान उन्होंने एक मॉडल को पेश किया जिसको उन्होंने जो है कॉग्निटिव थेरेपी का नाम दिया। बिग कॉग्निटिव ट्राइड। बिग कॉग्निटिव ट्राइड मतलब ये एरॉन बिग का वो मॉडल है जो कि उन्होंने पेश किया था, ठीक है। द कॉग्निटिव ट्राइड इंक्लूड 3 types of cognitive distortion that he proposed cause and maintain depressive symptoms, ठीक है। अब कॉग्निटिव ट्राइड में जो है एरॉन बिग ने 3 किस्म के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को जो है उसको एक्सप्लेन किया था, उसको मेंशन किया था। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से मुराद ये है कि जितने भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे मेंटल एबिलिटीज़ के फंक्शन में क्या करे, उसमें बिगाड़ पैदा करे, तो उसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो उन्होंने उन 3 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में हमें बताया था जिसकी वजह से लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन के जो अलामात होते हैं उनमें ज़ाहिर हो जाते हैं। दीज नेगेटिव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। अब वो नेगेटिव कॉग्निटिव डिस्टोर्जन मतलब जो हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उस पर जो है उसके मनफी असरात पड़ते हो या मुज़र असरात या ख़राब असरात पड़ते हो, तो वो हमारे साथ एक हमारे साथ सेल्फ है, दूसरा हमारे साथ वर्ल्ड है एंड तीसरा हमारे साथ फ्यूचर है, ठीक है। इस बात को जो है आप आगे स्लाइड में आसानी से समझ लेंगे, आगे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन हुई है, ठीक है। अ डिप्रेसिव क्लाइंट में इंटर थेरेपी विद अ नेगेटिव बिलीव लाइक। एक पेशेंट है, ठीक है, जो कि हमारे हॉस्पिटल आया हुआ है एक नेगेटिव बिलीव के साथ, ठीक है। नेगेटिव बिलीव से मुराद उसके कुछ ख्यालात है, कुछ उसने जो है सोचा हुआ है, उसके कुछ नज़रियात है जो कि बिल्कुल क्या है, बिल्कुल नेगेटिव है। जैसे कि आई एम वर्थलेस, वो अपने बारे में कहता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, पीपल डोंट लाइक मी, लोग जो है मुझे पसंद नहीं करते। तो ये जो है उसका अपने बारे में एक ख्याल है, ठीक है, जो कि एक नेगेटिव ख्याल है। एंड आई डोंट डू माई जॉब वेल, इसी तरह से दुनिया के लिहाज से वो कहता है कि मैं अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। एंड थिंग्स विल नेवर चेंज, और इसी तरह से वो अपने फ्यूचर के बारे में भी कह रहा है कि मेरे साथ अभी जो बुरा हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फ्यूचर में भी इसी तरह से मेरे साथ बुरा होगा, ठीक है, और मेरा फ्यूचर भी इसी तरह से ख़राब होगा। तो यहाँ पर वो 3 बातें आ गई जो कि कॉग्निटिव ट्राइड में जो है एरॉन बिग ने जो है उसको इंक्लूड किया था। मतलब सेल्फ दुनियावी लिहाज से एंड फ्यूचर के लिहाज से। सेल्फ के बारे में उसका ये नेगेटिव थॉट्स थे कि मैं जो है मेरी कोई हैसियत नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। दुनिया के हवाले से उसका ये नेगेटिव थॉट्स थे कि वो कहता है कि मुझे कुछ करना नहीं आता, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं करता। और फ्यूचर के बारे में उसके जो नेगेटिव थॉट्स थे वो ये थे कि मेरे साथ जो है फ्यूचर में भी इस तरह से बुरा ही होगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर जो है एरॉन बिग ने जो है अपने मॉडल में पेश किए थे। नेगेटिव व्यूज़ ऑफ द फ्यूचर कैन बी पार्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक एज दे रिलेटेड टू होपलेसनेस, ठीक है। अब कहते हैं कि जितने भी हमारे साथ नेगेटिव व्यूज़ होते हैं फ्यूचर के बारे में, तो ये ख़ास तौर पर प्रॉब्लमेटिक होते हैं और ये तब काज होते हैं, ये तब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव व्यूज़ आते हैं जब आप ना उम्मीद हो, ठीक है, जब आप होपलेस हो जाते हैं। विच मे बी अ रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड, जिसकी वजह से वो बंदा जो है वो फिर सुसाइड की तरफ भी जा सकता है। मतलब अगर किसी शख्स के साथ जो है उम्मीद ही ना हो, ठीक है, वो उम्मीद बिना उम्मीद हो जाए, ठीक है, तो
तो नाउम्मीद होने का मतलब ये है कि उसके पास जो है अब ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए कोई वजह नहीं रही। तो जब कोई वजह नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है वो फिर सुसाइड की तरफ जाएगा, वो सुसाइड करेगा। तो ऐसा जो भी करते हैं वो लोग इंतहाई कमज़ोर लोग होते हैं, ठीक है, इंतहाई बेवकूफ़ लोग होते हैं जो कि सुसाइड के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बुरा से बुरा कंडीशन क्यों ना आए, ऐसे सोच कभी भी नहीं करनी चाहिए जिसमें आप जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हो। कॉग्निटिव बिहेवियर therapy overview. Cognitive behavior therapy focuses on changing the automatic negative thoughts that can contribute to and worsen emotional difficulties, depression and anxiety. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मेन काम ये है कि ये हमारे जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स है उस पर ज़्यादा जोर देता है, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करता है। मतलब हम में जो मनफी ख्यालात खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम इन मनफी ख्यालात के अगेंस्ट काम करते हैं, इन मनफी ख्यालात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन मनफी ख्यालात की वजह से हमारे जो इमोशन है उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन जो है और एंजाइटी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है नेगेटिव ख्यालात के आने की वजह से। दी स्पॉन्टेनियस नेगेटिव थाट्स हैव अ डिट्राइमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन मूड, ठीक है। अब ये मुसलसल आप जो है नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, तो इन नेगेटिव सोचने की वजह से जो है आपके मूड पर डिट्राइमेंटल इन्फ्लुएंस होता है। डिट्राइमेंटल इन्फ्लुएंस से मुराद ये है कि आप जो है आपके मूड पर जो है इसके नुकसानदेह असरात जो है वो मुरतब होते हैं। डिट्रीमेंटल इन्फ्लुएंस से मुराद नुकसान पहुंचाने वाले असरात जो है आपके मूड पर मुरतब होते हैं मुसलसल नेगेटिव सोच रखने से, ठीक है। थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए दीज थॉट्स आर आइडेंटिफाई, इन थॉट्स को हम क्या करते हैं, इन थॉट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इन थॉट्स को हम चैलेंज करते हैं और इन थॉट्स की जगह पर हम क्या करते हैं और ऑब्जेक्टिव और रियलिस्टिक थॉट्स को क्या करते हैं, उनको लाते हैं। मतलब लोगों को जो है नेगेटिव थॉट से जो है उनसे निकाल कर उनको हकीकत की तरफ ले आते हैं, हकीकत के बारे में उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप जो नेगेटिव सोच कर रहे हैं असल में ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोच है, आपको अपनी ये सोच किसी भी हाल में बदलनी होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए अपने जो पेशेंट हैं उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। Cognitive behavior therapy focuses on thinking और cognitive pattern। Cognitive behavior therapy जो है ये हमारी thinking और हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से डिसीजन लेते हैं, इस पर जो है फोकस करता है, ठीक है, इस पर काम करता है। And then look at how we feel by thinking in a specific way। और इसी तरह से फिर जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे होते हैं उसके बारे में हमारे ख्यालात क्या होते हैं, हमारे जज्बात क्या होते हैं, ठीक है। देन फोकस इज़ ऑन हाउ वी बिहेव इन सर्टन वे। और जब हमारे जज्बात उस चीज़ के बारे में कुछ होते हैं तो फिर उसके लिए हम कैसे रवैया अपनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो है इसको हम स्टडी करते हैं। थिंकिंग एंड कॉग्निटिव पैटर्न, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। अब आ जाते हैं थिंकिंग या कॉग्निटिव पैटर्न, इसके साथ साथ फीलिंग और बिहेवियर है, ठीक है। थिंकिंग, डिफरेंट पीपल्स कैन थिंक डिफरेंशियली अबाउट द सेम इवेंट। मुख्तलिफ लोग जो है उनकी जो सोच है वो मुख्तलिफ होती है सेम इवेंट के बारे में। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि सड़क के किनारे दो लड़के जो है वो बैठे हुए हैं डेस्क पर, ठीक है, या चेयर्स पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनके सामने से एक लड़की जो है वो गुज़र रही है रोड के दूसरी साइड पर। तो ये दोनों लड़के जो है उस लड़की के बारे में दोनों के जो ख्यालात है, जो सोच है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। एक बंदा जो है उस लड़की को देखकर उसको जो है इग्नोर करेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं सोचेगा, जबकि दूसरा बंदा जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, वो थोड़ा सा डीट होगा और उस लड़की के बारे में बातें करना शुरू कर देगा या फ्लर्ट के बारे में बातें करना शुरू कर देगा या आपको जो है कोई अपना वाक़या बताना शुरू कर देगा जो कि लड़की के हवाले से होगा। तो
मतलब बात का यह है कि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ सोचें होती है, ठीक है, एक ख़ास इवेंट के बारे में। द वे इन विच वी थिंक अबाउट एन इवेंट इन्फ्लुएंस हाउ वी फील एंड हाउ वी एक्ट। अब जिस चीज़ के बारे में हम जिस तरीके से सोचते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं हमारे फीलिंग्स पर और हमारे बिहेवियर पर, ठीक है। मतलब जिस तरह से हम सोचेंगे तो उसी तरह के हमारे अंदर जो है जज्बात पैदा होंगे और उस जज्बात को फिर अमल में लाने के लिए फिर हम उसी तरह से क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे। अ क्लासिक एग्जाम्पल इज़ दैट व्हेन लुकिंग एट अ ग्लास ऑफ वाटर फिल्ड विद हाफ वे। इसका एक आम एग्ज़ाम्पल मैं आप दोस्तों के साथ एक और भी शेयर करना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर एक ग्लास है जिसको मैंने हाफ पानी से जो है उसको भर दिया, ठीक है। वन पर्सन विल सी इट हाफ एम्प्टी एंड फील डिस्करेज। अब मैं एक दो बंदों को जो है उस ग्लास की तरफ जो है उसको जो है लाता हूँ और दोनों बंदों को वो ग्लास दिखाता हूँ। तो एक बंदा जो है उस ग्लास के बारे में ये सोचेगा कि यार ये तो हाफ़ खाली है और हाफ़ पानी से भरा हुआ है, तो इसका मतलब जो है वो अच्छा नहीं होगा, मतलब वो जो है इससे खुश नहीं होगा कि यार ये ग्लास जो है ये क्यों हाफ़ है, ठीक है, ये पूरा क्यों नहीं है, ठीक है, इस तरह से सोचेगा। जबकि दूसरा जब इस हाफ़ ग्लास को पूरा देखेगा, ठीक है, हाफ़ ग्लास को पानी से भरा हुआ देखेगा तो उसको खुशी महसूस होगी और वो इसको जो है एक नेमत समझेगा। तो मतलब बात का यह है कि दोनों लोगों का जो है एक ही चीज़ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू है, ठीक है। फीलिंग्स एंड इमोशन, आ जाते हैं फीलिंग्स एंड इमोशन की तरफ। द वे वी थिंक अबाउट समथिंग और एन इवेंट इफेक्ट हाउ वी फील अबाउट दैट थिंग और इवेंट। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि किस तरह से हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और किस तरह से उस चीज़ के बारे में सोचने से हमारी जो फीलिंग्स है, ठीक है, उसमें किस तरह से तब्दीली आती है, उस पर किस तरह से असरात मुतरतब होते हैं, ठीक है, विच कैन फाइनली लीड टू बिहेवियर। और जब हम उस चीज़ के बारे में फ़ील करते हैं तो आखिर में हम क्या करते हैं, बिहेवियर की तरफ आते हैं, मतलब उसको फिर हम अपने अमल में लाते हैं। जो हम महसूस कर रहे होते हैं तो उसको हम फिर अपने अमल में लाते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। समटाइम्स अ बिहेवियर कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर थिंकिंग एंड फीलिंग। बाज़ औक़ात हमारे बिहेवियर का, हमारे रवैये का भी हमारे सोच और हमारे फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। Behavior. In most of the instances, what we think and feel eventually developed our behavior. ज़्यादातर केसेस में हम जो सोच रहे होते हैं और जो महसूस कर रहे होते हैं तो वही सोच और वही फीलिंग जो है वो हमारे बिहेवियर में आ जाती है, हमारे रवैये में आ जाती है। हमारे रवैये से पता चल जाता है कि हम जो चीज़ सोच रहे थे और जो चीज़ महसूस कर रहे थे, ठीक है। एंड वी बिगिन्स टू एक्ट इन अ सर्टन वे, और इसी तरह से हम फिर उसको जो है एक्ट करना शुरू कर देते हैं। और वाइस वर्सा, What we do affect how we feel and think। मतलब हम जो भी करते हैं उससे हमारी जो थिंकिंग है और हमारी जो फीलिंग है उस पर असर पड़ता है। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब यह है, ठीक है। The individual who deals with an upcoming exam by putting off his study until the last minute is likely to experience more distress on the day of the exam than an individual who has studied well in advance। अब एक दूसरा एग्ज़ाम्पल इसका दिया है आपको कि दो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, ठीक है, दोनों के एग्ज़ाम जो है वो एक ही डेट पर है। मिसाल के तौर पर जो है हमारा एग्ज़ाम जो है वो सितंबर के लास्ट में होगा या अक्टूबर के स्टार्ट या मिड में जो है फाइनल KMU का एग्ज़ामिनेशन हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। तो अब हमारे साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उन्होंने जो है स्टार्ट से जो है स्टडी शुरू की होगी और उन्होंने जो है अभी तक तकरीबन हाफ से ज़्यादा कोर्स को मुकम्मल कर लिया होगा, उसको याद कर लिया होगा। लेकिन इसके बनिस्बत कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अभी भी स्टडी नहीं कर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के दिन जो है सिर्फ स्लाइड्स को जो है वो रीड आउट कर लेंगे और इसके साथ साथ जो है वो पास्ट MCQs को देख लेंगे।
तो ये जो है दो लोगों का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इससे ये होगा कि वो बंदा जो कि पहले से शुरुआत से ही मेहनत करता आ रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, उस पर जो है किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं होगा, किसी किस्म का डिप्रेशन का शिकार वो नहीं होगा। लेकिन वो बंदा जो कि एग्ज़ाम के आने पर जो है उसके एग्ज़ाम जो है उसके सर पर जब आ जाते हैं तो वो स्टडी करने बैठ जाता है, तो इससे उसके सर पर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, अब cognitive behavior therapy helps people to learn new behavior and new ways of coping with events, often involving the learning of particular skill. Cognitive behavior therapy जो है ये हमें नए बिहेवियर जो है वो हमें सिखाती है कि किस तरह से हम अपने बिहेवियर को जो है अपने रवैये को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से हम स्ट्रेसफुल इवेंट्स को कोप कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए हम नए ख़ास स्किल्स को भी सीख सकते हैं। नए ख़ास स्किल्स से मुराद ये है कि जो नए फ़न होते हैं, नए तरीके होते हैं, तो उसको हम सीख सकते हैं और अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। Therapy, beside is special focus on the relationship between how we think, feel and behave. तो हमने यहाँ तक जो है स्टडी किया कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो है जो मेन फोकस की जाती है तो वो इस पर की जाती है कि हम जो सोचते हैं, हम जो महसूस करते हैं, तो उसकी वजह से एक बिहेवियर जो है वो वजूद में आता है। ठीक है, ये हमने स्टडी कर लिया। इसके अलावा द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल टू प्रैक्टिस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। हमारे साथ कुछ मंदरजा झेल चीज़ें हैं जिसको जो है प्रैक्टिस करना चाहिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के दौरान। सबसे पहले हमारे साथ है क्वालिटीज़ ऑफ द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। मतलब मैं नर्स हूँ और जो है एक पेशेंट है मेरे सामने बैठा हुआ है। ठीक है, मैं जो है अपने पेशेंट की जो है ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे और मेरे पेशेंट के जो रिलेशनशिप है वो कैसे है। ठीक है, तो हम दोनों का रिलेशनशिप की जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, इससे हमारा जो थेरेप्यूटिक प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव होगा। इसके साथ साथ गोल सेटिंग, हम जो थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं इसका बुनियादी मकसद क्या है, इसके बारे में आपको पता हो। मतलब यह है इसका कि आप जिस चीज़ के लिए उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट की हुई है, तो आपको उस मकसद के बारे में पता हो कि यार मैंने इस पेशेंट के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इन मसलों को हल करना है। फोकस ऑन द प्रेजेंट, इसके साथ साथ हमने क्लाइंट की मौजूदा हालत पर फोकस करना है, उसकी मौजूदा हालत को हमने देखनी है। ठीक है, इसके साथ साथ स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को हमने देखना है कि वो किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, कैसे वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, Aaron Beck observation of depressed client revealed that they had a negative bias in their interpretation of a certain life events. Aaron Beck ने जब अपने डिप्रेस क्लाइंट की ऑब्जर्वेशन की, इंस्पेक्शन की, तो ऑब्जर्वेशन से जो है एरॉन बेक को ये पता चला कि मेरा जो पेशेंट है जो कि डिप्रेशन का शिकार है, तो असल में इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की शिकार हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार ये डिप्रेस क्लाइंट जो है ये हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो है नेगेटिव थॉट्स का शिकार हुआ है। किस वजह से हुआ है? क्योंकि उसके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आए हुए हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ जो है वो चला गया है, विच कंट्रीब्यूट्स टू देयर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से इसकी जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उस पर बुरा असर पड़ा है। बिग कॉल्ड इट कॉग्निटिव थेरेपी। बिग ने जो है एरॉन बिग ने इसको जो है कॉग्निटिव थेरेपी का नाम दिया बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट प्लेसेस ऑन थिंकिंग, क्योंकि इसकी जो अहमियत है थिंकिंग के हवाले से वो बहुत ही ज़्यादा है।
इट्स नाउ नोन एज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब कॉग्निटिव थेरेपी को जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के नाम से जाना जाता है बिकॉज द थेरेपी एम्प्लॉय बिहेवियर टेक्निक एज वेल, क्योंकि इस थेरेपी के ज़रिए जो है बिहेवियर टेक्निक्स के बारे में भी हमें पता चल जाता है, हम जो है सीख जाते हैं, ठीक है, बिहेवियर टेक्निक्स के हवाले से कि किस तरह से हम अपने बिहेवियर को बेहतर बना सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिंग एरोनबिक एसम्पशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के हवाले से एरोनबिक के जो एजम्पशन थे, जो ख्यालात थे, वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। Aronbic is based on the theoretical rationale that the way people feel and behave is determined by how they perceive and structure their experience. एरोनबेक ने जो है थियोरेटिकल रेशनाल में ये बात कही थी कि जिस तरीके से कोई बंदा जो है वो सोचता है, वो महसूस करता है, तो उसकी वो सोच या वो जिस तरीके से बिहेव करता है, तो ये फीलिंग और ये बिहेव करना, ये जो है उसने पास्ट जो एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, तो उस वजह से जो है वो बंदा ऐसे फील कर रहा होता है और ऐसे जो है वो बिहेव कर रहा होता है। The theoretical assumption of cognitive behavior therapy are: number 1, the people communication is accessible to introspection। मतलब जब हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उस कम्युनिकेशन के दौरान इंट्रोस्पेक्शन करें। इंट्रोस्पेक्शन से मुराद यह है कि इंट्रोस्पेक्शन हमारे साथ एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है, जिसमें हम अपने पेशेंट को एक ख़ास स्टिमुलाई को एक्सपोज करते हैं और फिर हम उनसे पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। नंबर 2, द क्लाइंट बिलीव हैव हाईली पर्सनल मीनिंग। और जो क्लाइंट बिलीव कर रहा होता है, उसका जिन चीज़ों पर बिलीव होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसका बहुत ज़्यादा जो है अहमियत होती है। इसके अलावा दीज मीनिंग कैन बी डिस्कवर्ड बाय द क्लाइंट रेदर देन बीइंग थॉट और इंटरप्रेट बाय द थेरेपिस्ट। अब जो भी मीनिंग जो है वो डिस्कवर्ड हुई हो, ठीक है, तो उस मीनिंग को जो है वो क्लाइंट आपको बताएगा, ना कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है या थेरेपिस्ट होता है वो उसको सोचे और उसके बारे में क्लाइंट को बताए, ठीक है। यूजेस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को हम किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू ट्रीट डिप्रेशन। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को सबसे पहले जो है डिप्रेशन के इलाज के लिए इसको तैयार किया गया था कि इसके ज़रिए हम डिप्रेस लोगों का इलाज करेंगे, ठीक है। एक यूज़ ये हो गई। नंबर 2, नाउ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ यूज इन मैनी डिसऑर्डर। लेकिन अब जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को बहुत सारे डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे साथ मूड डिसऑर्डर आ जाता है। मूड डिसऑर्डर से मुराद कि एक ही दम लोगों का जो मूड है वो चेंज होता रहता है, मतलब एक लम्हे में खुश होता है तो दूसरे लम्हे में जो है वो क्या होता है, खफा होता है। एक लम्हे में वो खुश रहता है तो दूसरे लम्हे में वो गुस्से का शिकार हो जाता है, तो इसको कहते हैं मूड डिसऑर्डर। इसके अलावा डिप्रेशन के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है, एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, एडिक्शन के लिए जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ की जाती है। मतलब कुछ लोगों को जो है ख़राब चीज़ों की आदत हो जाती है, तो उस आदत को ख़त्म करने के लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से मुराद उसकी जो अपनी शख्सियत है, वो अपनी शख्सियत से जो है सेटिस्फाई नहीं होता, अपने बारे में वो उसके जो ख्यालात हैं वो मनफी होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ की जाती है। डिपेंडेंसी को के लिए जो है इसको यूज़ की जाती है। साइकोटिक डिसऑर्डर और इसी तरह से टिक्स डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ों के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ की जाती है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के कुछ बुनियादी उसूल हैं, वो क्या है? कॉग्निटिव इफेक्ट बिहेवियर एंड मोशन। कॉग्निटिव जितने भी असरात होते हैं तो वो क्या करता है, कॉग्निशन जो है ये हमारे बिहेवियर और इमोशन को अफेक्ट करता है।
कैसे इफ़ेक्ट करता है? जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि कॉग्निशन ये हमारे साथ एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। मतलब हमारी जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ होती है तो उसका डायरेक्टली हमारे बिहेवियर और इमोशन पर क्या होता है? असर होता है। ठीक है। कॉग्निशन में बी मेड अवेयर, मॉनिटर एंड अल्टर। कॉग्निशन जो है ये हमें अवेयर भी बना सकती है, मतलब चीज़ों से बाखबर भी रखती है, चीज़ों के बारे में हमें जो है मॉनिटरिंग की क्वालिटी भी जो है वो पैदा करती है। इसके अलावा कॉग्निशन जो है वो हमें तब्दीलियाँ भी ला सकती है। ठीक है। डिज़ायर, इमोशनल एंड बिहेवियर चेंज कैन बी अचीव थ्रू कॉग्निटिव चेंज। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिहेवियर और हमारा जो इमोशनल कंडीशन और जो बिहेवियर है वो बेहतर हो जाए तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को जो है उसको क्या करें, उसको हम बदल लें। ठीक है। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तो इससे हमारा जो बिहेवियर है और हमारे जो इमोशन है वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज मूड स्टेट बाय यूजिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियर स्ट्रेटजीज। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मूड है वो बेहतर हो जाए तो इसके लिए हम कॉग्निटिव और बिहेवियर स्ट्रेटजीज़ को जो है क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। स्ट्रेटजीज से मुराद तरीके कार, आइडेंटिफाइंग या मॉडिफाइंग ऑटोमेटिक थॉट्स एंड कोर बिलीव। जो खुद ब खुद हमारे अंदर थॉट्स जो है वो पैदा होते हैं या बिलीव जो है वो पैदा होते हैं तो उसको जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो रूटीन होती है उसको रेगुलेट कर सकते हैं और अवॉइडेंस को हम कम से कम कर सकते हैं। एम्फेसिस ऑन हियर एंड नाउ। इसके अलावा हम जो है किसी चीज़ पर जो है वो एम्फेसाइज कर सकते हैं, जोर दे सकते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए। प्रेफरेंस फॉर कंक्रीट एग्जाम्पल। इसके अलावा हम कंक्रीट एग्जाम्पल के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं। स्टार्ट विद स्पेसिफिक सिचुएशन, और ख़ास सिचुएशन से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रिलायंस ऑन सोक्रेटिक क्वेश्चंस। रिलायंस ऑन सोक्रेटिक क्वेश्चन से मुराद ये है कि आपने जो है सोक्रेटिक क्वेश्चंस पर भरोसा करना होता है। ठीक है। और उस पर एतमाद जो है वो करना पड़ता है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एम्पेरिकल अप्रोच टू टेस्ट बिलीव। इसके अलावा जो है जितने भी टेस्ट बिलीव है, ठीक है, मतलब उसको एम्पेरिकल अप्रोच के ज़रिए जो है उसको क्या करना होता है, उसको देखना पड़ता है। एम्पेरिकल अप्रोच से मुराद ये है कि हमने जो है लोगों की जो बिलीव है उस पर तजुर्बा करना है। ठीक है। उनसे जो है पूछना है, ऐसे सवालात करने हैं जिनसे उनकी जो बिलीव है उसको देखे जा सके कि वो किन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, किन चीज़ों पर नहीं। चैलेंज थॉट्स नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस एंड कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग से मुराद ये है कि लोगों की जो थिंकिंग पैटर्न है, डिसीजन मेकिंग पैटर्न है, स्पीकिंग पैटर्न है, फीलिंग इमोशनल पैटर्न है, इन सारी चीज़ों को जो है हम क्या करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, दोबारा इसको रीस्ट्रक्चर करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए। टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। हमारे साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के मंदरजा झेल टाइप्स है जो कि आपको दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की। ब्रीफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक किस्म है which has been developed for situation in which there are time constraint on the therapy session. ब्रीफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक ऐसी किस्म है जिसको उन सिचुएशन के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है जिसमें हम जब अपने क्लाइंट को थेरेपी प्रोवाइड करते हैं तो उस थेरेपी को हम सेशंस के ज़रिए, डिफरेंट सेशंस के ज़रिए कंप्लीट करते हैं। मतलब हम अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट टाइम्स देते हैं तो वो क्लाइंट जो है फिर उन टाइम डेट्स पर जो है क्लिनिक विज़िट करता है और उनकी हम जो थेरेपी है वो मुकम्मल करते हैं। Brief cognitive therapy takes place over a couple of sessions that can last up to 12 accumulated hours by design. Brief cognitive behavior therapy में हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेशन करते हैं अपने पेशेंट के साथ जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 12 आवर्स तक होती है। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एंड डेवलप्ड ऑन सोल्जर ओवरसीज इन एक्टिव ड्यूटी। इस
टेक्निक को सबसे पहले जो है सोल्जर्स पर अप्लाई किया गया था जो कि अपने ड्यूटीज़ पर थे। और इसको किसने अप्लाई किया था? इसको डेविड एम रॉड ने जो है अप्लाई किया था, ताकि उस सोल्जर्स की जो है उसकी हम क्या करें, उसको हम कोच करें, उसकी हम टीचिंग करें, ताकि वो सुसाइडल थॉट या सुसाइड करने से बच जाए और सुसाइड ना करे। ठीक है। दूसरी जो किस्म है हमारे साथ वो है कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियर थेरेपी में हम स्टार्ट में क्या करते हैं, डेवलप इनिशियली फॉर इंडिविजुअल विद ईटिंग डिसऑर्डर। जो कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियर थेरेपी थी तो ये हमारे साथ जो है सबसे पहले ईटिंग डिसऑर्डर के इलाज के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन now used with a range of problems including anxiety, depression, obsessive compulsive disorders, post-traumatic stress disorder and anger problem। लेकिन अब जो है इस कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियर थेरेपी को बहुत सारी बीमारियों के लिए, डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे साथ एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आ जाते हैं। मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट की वजह से जो है वो बंदा स्ट्रेस में चला जाता है, तो उस स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो उस ट्रीटमेंट को हम कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। इसके साथ साथ एंगर प्रॉब्लम के लिए भी हम कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करते हैं। It combines aspects of cognitive behavior therapy and dialectical behavior therapy and aim to improve understanding and tolerance of emotion in order to facilitate the therapeutic process। अब जो cognitive emotional behavior therapy है तो इसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ हम अपने क्लाइंट को डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी से मुराद ये है कि थ्रू कम्युनिकेशन हम अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, उनको हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है उनको क्या करते हैं, उनको हौसला देते हैं, जिसकी वजह से उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। और उनके जो इमोशन है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज एज अ प्री ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर एंड बेटर इक्विप इंडिविजुअल फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी। कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियर थेरेपी को एज अ प्री ट्रीटमेंट जो है यूज़ किया जाता है, ताकि जो पेशेंट है उसको आने वाले ट्रीटमेंट के लिए पहले से तैयार किया जाए। ठीक है। अब हमारे साथ जो तीसरा टाइप है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग। स्ट्रक्चरल कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग इज़ अ कॉग्निटिव बेस्ड प्रोसेस with core philosophies that draw heavily from cognitive behavior therapy। अब स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग ये हमारे साथ कॉग्निटिव बेस पर मुश्तमिल एक प्रोसेस है जो है जिसका ताल्लुक जो है वो कोर फिलॉसफी के साथ है, और ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक किस्म है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की तरह स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी assert that behavior is inextricably related to belief, thoughts and emotion। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की तरह स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में भी इस बात को देखा जाता है, इस बात पर जोर दिया जाता है कि बिहेवियर जो है ये इनएक्सट्रिकेबली जो है ये रिलेटेड है हमारे थॉट्स, बिलीव एंड इमोशन के साथ। मतलब हम जो बिलीव करते हैं, हम जो सोचते हैं और हमारे जो इमोशन होते हैं, ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को। ठीक है। Structured cognitive behavior therapy also built one core cognitive behavior philosophy by incorporating other well-known modalities in the field of behavioral health and psychology। ठीक है। Most notable एल्बर्ट एलिस रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। और इसमें हमारे साथ जो मोस्ट नोटेबल थेरेपी है वो एल्बर्ट एलिस रेशनल इमोटिव थेरेपी बिहेवियर थेरेपी है। ठीक है। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डिफर फ्रॉम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इन टू डिस्टिंक्ट वे। अब
स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के दरमियान दो बुनियादी चीज़ों की वजह से फ़र्क है। वो दो बुनियादी चीज़ें क्या है? सबसे पहली बात यह है कि स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ डिलीवर इन अ हाईली रेजिमेंटेड फॉर्मेट। इसको जो है एक हाईली रेजिमेंटेड फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात यह है कि स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ अ प्री डिटरमाइंड एंड फाइनाइट ट्रेनिंग प्रोसेस दैट बिकम पर्सनलाइज्ड बाय द इनपुट ऑफ द पार्टिसिपेंट। स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये हमारे साथ एक प्री डिटरमाइन और फाइनाइट ट्रेनिंग प्रोसेस है। एक ख़ास टाइम के लिए हम इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को, जिसके बाद वो अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको वो क्या कर लेते हैं, पर्सनलाइज कर लेते हैं। Structured cognitive behavior therapy is designed to bring a participant to a specific result in a specific period of time. Structured cognitive behavior therapy में हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को एक ख़ास नतीजे पर लाते हैं एक ख़ास टाइम में, ठीक है। उनकी गाइडिंग कर करके उन्हें एक ख़ास नतीजे की तरफ लाते हैं एक ख़ास टाइम में। Structured cognitive behavior therapy has been used to challenge addictive behavior, particularly with substances such as tobacco. इसके अलावा स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए हम क्या करते हैं, चैलेंज एडिक्टिव बिहेवियर, मतलब वो बिहेवियर जो कि आदत बन चुकी होती है, तो उन बिहेवियर्स को हम चैलेंज करते हैं। मतलब इसका ये है कि इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए हम उन आदतों को क्या करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बंदे का जो है वो नशा आवर चीज़ों को यूज़ करने का आदत हो, तो उसके आदत को ख़त्म करने के लिए हम स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करते हैं, ठीक है। मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी। मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी क्या है? Moral recognition therapy type of cognitive behavior therapy used to help felon overcome antisocial personality disorder. ये हमारे साथ कॉग्निटिव बिहेवियर की वो थेरेपी है जिसको ख़ास तौर पर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को ख़त्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से फिर मज़ीद ऑफेंडिंग से मुराद ये है कि मज़ीद नाराज़गी वाले जो कंडीशन है वो पैदा नहीं होते, ठीक है। आप दोस्तों ने अक्सर ये नोट किया होगा कि कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो कि बिल्कुल अनसोशलाइज होते हैं, मतलब वो अगर माशरे में भी हम उनको देखें तो उनका लोगों के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं होता, बस सीधा जो है मस्जिद जाता है, नमाज़ पढ़ता है और सीधा घर आता है, बाहर भी नहीं घूमता फिरता और उसके जो है कोई दोस्त भी इतने नहीं होते। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एंटी सोशल पीपल कहते हैं, और इस डिसऑर्डर को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो इस डिसऑर्डर को कम करने के लिए, इस डिसऑर्डर का इलाज करने के लिए हमारे साथ एक थेरेपी है जिसको मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी कहा जाता है। इट इज़ जनरली इम्प्लीमेंटेड इन अ ग्रुप फॉर्मेट। इसको जो है ग्रुप फॉर्मेट में इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब जब भी हम एंटी सोशल पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम एक ग्रुप में ऐड करते हैं। एक ग्रुप से मुराद लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऐड कर देते हैं और उन ग्रुप के साथ रहकर इसकी फिर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ ऑफेंडर विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीइंग गिवन one-on-one therapy reinforces narcissistic behavior characteristic। narcissistic behavior characteristic से मुराद ये है कि पेशेंट में जो है ख़ुद परस्ती पैदा हुई होती है। वो जो भी बात करता है, जो भी सोचता है और जो भी करता है तो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए करता है, अपने फ़ायदों को देखकर वो करता है, ख़ुद परस्त होता है और दूसरे लोगों का उसको जो है कोई परवाह नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है ये मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी करते हैं एंड कैन बी यूज इन करेक्शनल और आउट पेशेंट सिटिंग। इसको हम जो है इस पेशेंट की करेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप यूजुअली मीट वीकली फॉर 2 to 6 मंथ, और जो ग्रुप्स बनाए गए होते हैं इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये ग्रुप जो है हर हफ्ते तकरीबन 2 से लेकर 6 महीने तक ये मीटिंग करते हैं जिसमें उस पेशेंट का इलाज होता है।
स्ट्रेस इनोकुलेटिंग ट्रेनिंग, स्ट्रेस इनोकुलेटिंग ट्रेनिंग ये हमारे साथ अगला टाइप है, ये हमारे साथ फिफ्थ टाइप है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का। दिस टाइप ऑफ थेरेपी यूजेस अ ब्लेंड ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर एंड सर्टन ह्यूमनिस्टिक ट्रेनिंग। अब इस किस्म के थेरेपी में हम कॉग्निटिव बिहेवियर और दूसरे ह्यूमनिस्टिक ट्रेनिंग टेक्निक्स को इकट्ठे करके उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और क्लाइंट को जो स्ट्रेस काज हुआ होता है जिस स्ट्रेसेस की वजह से, तो उस स्ट्रेस एजेंट को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। मतलब जिस चीज़ की वजह से हमारा पेशेंट बीमार हुआ है तो उस चीज़ को हम ख़त्म करते हैं इस स्ट्रेस इनोकुलेटिंग ट्रेनिंग के ज़रिए। दिस usually is used to help client better cope with their stress or anxiety after stressful event। इस टाइप के ज़रिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के इस टाइप के ज़रिए हम अपने क्लाइंट को सिखाते हैं, उनको टीच करते हैं कि कैसे वो जब एक स्ट्रेसफुल इवेंट को एक्सपोज होते हैं तो कैसे वो स्ट्रेसफुल इवेंट से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं और कैसे उसको वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ उनको जो है स्ट्रेस इनोकुलेटिंग ट्रेनिंग के ज़रिए समझाया जाता है, सिखाया जाता है।